नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मैं आज आपके लिए सीटी एग्जाम 2026 की क्लास लेकर के आया हूं और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आहार सभ्यता के बारे में। और आहार सभ्यता में अगर हम सिलेबस देखें सीईटी का, चाहे वो 12th लेवल पर हो चाहे फिर वो ग्रेजुएशन लेवल पर हो, दोनों के अकॉर्डिंग ये क्लास हैं, क्योंकि 12th लेवल के सिलेबस में भी आहार सभ्यता है और ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर भी आहार सभ्यता भी मौजूद है। इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं, जो बहुविकल्प क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपकी सीटी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि आज इस क्लास में हम चारों विकल्पों के बारे में अध्ययन करेंगे और सही विकल्प और उससे संबंधित कौन से अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस थ्योरी के बारे में भी हम विस्तार से हैं वो पढ़ पाएंगे। तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीटी का हो, पीटीटी का हो, बीएसटीसी का हो, वीडियो का, पटवारी का, एलडीसी का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज हम ये क्लास लेकर के आए हैं, तो अंत तक बने रहें और क्लास का एक एक क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आज आहार सभ्यता के बारे में। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को स्थानीय लोग धूलकोट के नाम से पुकारते हैं? यानी इनमें से किस सभ्यता को स्थानीय जो लोग, यानी वहाँ की जिस सभ्यता के जो स्थानीय लोग हैं वो धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए सीटी में भी पूछा गया है, थर्ड ग्रेड में पूछा गया था लेवल फर्स्ट में 2023 में। यानी सीटी 2023 और थर्ड ग्रेड 2023 में जो एग्जाम हुए थे उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों में, इसलिए ये बार बार हर प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ए है बालाथल, बी है आहेड़, सी है गिलुंड और डी है कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आहार सभ्यता। तो आहार सभ्यता को वहाँ के स्थानीय जो लोग थे वो धूलकोट के नाम से हैं वो पुकारते थे। क्यों पुकारते थे? क्योंकि अगर हम सबसे पहले पढ़ें तो वर्तमान में राजस्थान की उदयपुर जिले में स्थित है। यानी आहार सभ्यता किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में है। और आहार सभ्यता के स्थानीय लोग हैं इसे धूलकोट के नाम से, और धूलकोट का अर्थ होता है रेत का टीला, यानी रेत के टीले पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का जो टीला था रेत के टीले पे, इस तरह की सभ्यता थी, तो इसलिए इसे धूलकोट के नाम से वो पुकारते थे, यानी रेत के टीले की सभ्यता के नाम से जाना जाता था। और 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर और आघाट दुर्ग भी कहा जाता था। यानी 10वीं और 11वीं शताब्दी का जो समय था और उस समय में आहार सभ्यता को आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से वो जाना जाता था। और ये सभ्यता बनास और आयड़ नदी के किनारे है वो विकसित हुई है। तो याद रखना, आहार सभ्यता बनास और आयड़ नदी के किनारे हैं वो विकसित हुई है, इसलिए इसे आहार सभ्यता के नाम से, धूलकोट सभ्यता के नाम से, आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से ये सभ्यता जानी जाती है। इसके साथ साथ में राजस्थान में बात करें तो ये उदयपुर जिले में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की ताम्र युग की, याद रखना ताम्र युग की एक प्रमुख सभ्यता है। यानी राजस्थान की एकमात्र ताम्र युग की सभ्यता कौन सी है? और ये क्वेश्चन है वो सीटी में भी पूछा गया है और महिला सुपरवाइजर में भी पूछा गया है 2018 में। यानी महिला सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन है पूछा गया था आहार सभ्यता के बारे में कि कौन सी राजस्थान की सभ्यता है जो ताम्र युग सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो इसमें 4 विकल्प आते हैं, आहड़, बी कालीबंगा, सी बेराट और डी बागोर सभ्यता। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी आहड़ सभ्यता को है ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसका आहड़ के नाम से सभ्यता जानी जाती है जो ताम्र युग की सभ्यता है। अब इसके बारे में हम विस्तार से देखें तो आहड़ मुख्य रूप से एक ताम्र पाषाण संस्कृति थी जहां लोग तांबा गलाना जानते थे।
यानी यहाँ पर तांबे की भट्टियाँ मिली है, जो या फिर जो मर्द भांड थे उसमें है अग्नि जला करके वो तांबा गलाने की परंपरा है, यहाँ आहड़ सभ्यता में ही मिलती है। और यहाँ तांबे की 40 खदानें, यानी जो खनन क्रिया होती थी, और 40 खदानें मिली है, और तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ भी प्राप्त हुई है। यानी जो यहाँ पर जो कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी या फिर जो अंगूठियाँ होती थी, और वो किससे बनी होती थी? तांबे की ही बनी होती थी, क्योंकि यहाँ आहड़ सभ्यता उदयपुर में सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता था वो था तांबा, इसलिए इन्हीं की वस्तु है वो संपूर्ण बनी होती थी। और इसी कारण इसे प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ताम्रवती नगरी के नाम से पुकारा जाता है इसको। तो याद रखना, यहाँ पर 40 खदानें हैं, कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ किस सभ्यता में प्राप्त हुई? तांबे की, तो आहड़ सभ्यता में, इसलिए इसे ताम्र युग की सभ्यता कहते हैं या ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर। और 3 नंबर जो क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता का 1961 से 62 ईस्वी में, यानी 1961 से 1962 ईस्वी में व्यापक यानी बड़े स्तर पर उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया था? तो 1961 और 62 में जो उत्खनन का कार्य हुआ था, जो खनन किया गया था यहाँ पर इस सभ्यता का, तो वो किसके निर्देशन में हुआ था? और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया और सीटी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। ए था अमलानंद घोष के द्वारा, बी है बीबी लाल के द्वारा, सी है एच.डी. सांकलिया के द्वारा, और डी है अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। तो 1961-62 में जो जिसके निर्देशन में उत्खनन हुआ था वो था एच.डी. सांकलिया के, इसलिए सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी इसका सही है, 1961-62 में एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन हुआ था। अब सबसे पहले अगर इसकी खोज की बात करें तो 1953 में इसकी खोज हुई थी, वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो याद रखना, ये देखो पहली सीढ़ी में हम चलते हैं तो अक्षय कीर्ति व्यास आते हैं 1953 में आहड़ सभ्यता के बारे में। लघु उत्खनन यानी छोटे स्तर पर जो उत्खनन हुआ था वो होता 1956 में। तो हम दूसरी सीढ़ी पर चलते हैं 1956 में, और वो किनके निर्देशन में हुआ था? रतन चंद्र अग्रवाल। तो यानी रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में 1956 में है वो यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया था। और उसके बाद में बड़े स्तर और व्यापक स्तर पर जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 1961 और 62 में। पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे थे एच.डी. सांकलिया। तो यहाँ पर हम बड़ी सीढ़ी पर चलते हैं तो 1961-62 का वो समय आता है, और पुणे विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर रहे हैं जिनका नाम है एच.डी. सांकलिया। और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में और वी.एन. मिश्रा या मिश्र के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया था। तो तीनों चीजें याद रखने हैं। इसकी खोज कब हुई? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। उनका लघु स्तर पर या छोटे स्तर पर उत्खनन कब हुआ? 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। यहाँ पर बड़े स्तर पर या व्यापक स्तर पर उत्खनन कब हुआ? 1961 और 62 में एच.डी. सांकलिया और वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में हुआ था, और वो पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे उस समय। तो ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड में पूछा है और सीटी एग्जाम में भी पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आहड़ सभ्यता में प्राप्त मिट्टी के बर्तनों यानी जो मर्द भांड थे का मुख्य रंग कौन सा है? यानी जो आहड़ सभ्यता में जो मर्द भांड मिले यानी मिट्टी के जो बर्तन मिले थे उनमें मुख्य रंग कौन सा है? और ये क्वेश्चन सीटी में भी पूछा है और आरएस प्री में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, आरएस लेवल का ये क्वेश्चन है और ये सीटी में भी पूछा गया है। तो इसका ए है केवल लाल रंग, बी है लाल और काला रंग, सी है चित्रित दूसरा रंग, डी है नीला रंग। तो किस तरह के रंग मिले हैं मर्दभांड में? तो अगर आंसर देखें तो वो है बी काले और लाल रंग में। तो इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और मर्दभांड हम देखते हैं तो इस तरह के मर्दभांड हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखो लाल रंग भी है और काला रंग भी है। लाल और काला रंग है वो यहाँ पर उकेरा गया है इस आहड़ सभ्यता में। तो आहड़ सभ्यता में काले और लाल रंग के मर्दभांड जो संस्कृति का प्रमुख एक केंद्र माना जाता है। और बर्तनों को उल्टी तपाई विधि यानी उल्टी तपाई विधि से पकाया जाता है। यानी जो इसको
गर्म किया जाता है या इस कच्ची मिट्टी को जो पकाया जाता है, इस मर्दभांड को, वो उल्टी विधि से पकाया जाता है और इन पर सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति बनाई जाती है। जो आप देख रहे हैं ये देखो काले रंग में इस तरह की लहरदार आकृति बनाई जाती है जिसे ज्यामितीय आकृति के नाम से जाना जाता है। और उसमें किस रंग का प्रयोग किया जाता था? वो किया जाता था व्हाइट, सफ़ेद रंग का प्रयोग। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरएस प्री लेवल का ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आहड़ की खुदाई में कितनी तांबे की मुद्राएं यानी सिक्के और मोहरे प्राप्त हुई हैं। और ये क्वेश्चन सीटे में और आरपीएससी प्रीवियस एग्जाम में है, वो पूछा गया है। ए है 4 मुद्राएं और 2 मोहरें, बी है 6 मुद्राएं और 3 मोहरें, सी है 2 मुद्राएं और 5 मोहरें, डी है 10 मुद्राएं और 4 मोहरें। तो यानी आहड़ सभ्यता में जब खुदाई की गई थी, उत्खनन का कार्य किया गया था, तो उस समय तांबे की कितनी मुद्राएं मिली थी और कितनी मोहरें प्राप्त हुई थी। तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो वो है बी, 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। तो याद रखना 6 मुद्राएं वहां पर प्राप्त हुई थी और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। क्वेश्चन आंसर में ये भी लिखा होता है 3 मुद्राएं और 6 मोहरें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना मुद्राएं बड़ी है तो इसलिए 6 मोहरें 3 प्राप्त हुई है। तो यानी यहाँ पर उत्खनन में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें मिले हैं और एक मुद्रा पर त्रिशूल और दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो यानी तीर तर्कस लिए का चित्र बनाया गया है। यानी एक तरफ है वो त्रिशूल का निशान है और दूसरी तरफ अगर देखें तो वहाँ पर अपोलो देवता जो तीर तर्कस के रूप में है वो चित्र मिलेंगे। और यहाँ आहड़वासियों के यूनानी के साथ व्यापारिक संबंधों का पुख्ता प्रमाण भी मिलता है। यानी ये जो मोहरें मिली हैं अपोलो से संबंधित मिली हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर यूनानियों का व्यापार होता था। यानी आहड़ सभ्यता जो व्यापार करती थी वो यूनान देश के साथ में करती थी, इसलिए वहां से मोहरें वो मेज खाती है यूनान से। क्वेश्चन नंबर 6 है, बनासियन बुल की टेराकोटा यानी मिट्टी की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो बनासियन जो बुल है या टेराकोटा मिट्टी की जो मूर्ति है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। और ये क्वेश्चन सीटी प्रीवियस लेवल ईयर में पूछा गया था। ए है बागोर सभ्यता, बी है आहड़ सभ्यता, बागोर सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। तो यानी बनासियन बुल है या टेराकोटा मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो किस सभ्यता में प्राप्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी आहड़ सभ्यता में है वो मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा से बनी जानवरों की मूर्तियां मिली है, जो ये बनासियन बुल के रूप में आपको यहाँ पर मैंने डायग्राम के रूप में दिखाया है। तो इस तरह की मूर्तियां हैं मिट्टी की बनी हुई प्राप्त हुई है आहड़ सभ्यता में। और जिसमें बेल की मूर्ति है वो प्रमुख है और पुरातत्ववेत्ताओं ने इसे बनासियन बुल का नाम दिया था, जो बेल पूजा और कृषि में इसके महत्व को दर्शाता है। यानी मिट्टी के जो बेल प्राप्त हुए हैं, मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर आहड़ सभ्यता के लोग थे वो यहाँ पर पूजा भी करते थे बेल की और साथ साथ में कृषि में कार्य के लिए, बोझा ढोने के लिए या बुआई के लिए इस बेल का है वो उपयोग करते थे। तो बनासियन बुल या टेराकोटा मिट्टी की जो मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई थी? आहड़ सभ्यता में प्राप्त हुई हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता में मृतकों को आभूषणों और कपड़ों के साथ दफनाने की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान की किस सभ्यता में जो मृत हो जाते थे, इंसान की जब मृत्यु हो जाती थी उस समय उसका जब अंतिम संस्कार किया जाता था तो आभूषणों और कपड़ों के साथ में उसे दफनाया जाता था। तो वो कौन सी सभ्यता की थी? और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया और सीटी में भी ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ए है बागोर में, बी कालीबंगा में, सी गणेश्वर में और डी आहड़ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, आहड़ सभ्यता में। तो यानी जब मृत्यु होती थी आहड़ सभ्यता में किसी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके आभूषण और जो कपड़े होते थे उनके साथ में ही दफनाए जाते थे। इस तरह से ये आप देख सकते हैं आभूषण है, इस तरह से इसके आभूषण रख दिए जाते थे, कुछ गले में और हाथों में डाल दिए जाते थे
और फिर उसको इस तरह से लेटा करके उसका अंतिम संस्कार है वो साथ में करते थे। तो आहड़ सभ्यता में समाधान की विशेष प्रथा थी और मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में, याद रखना, उत्तर से दक्षिण दिशा में गाड़ा जाता था। यानी ये नॉर्थ है उत्तर दिशा, ये दक्षिण है, यानी तो मुंह इसका करते थे वो उत्तर दिशा की ओर करते थे। यानी हमारी जो संस्कृति है उससे संस्कृति से विपरीत करते थे। तो यानी उत्तर दिशा की ओर इसका मुंह करते थे। और इनके कपड़े और आभूषण को भी दफना दिए जाते थे, जिनके पुनर्जन्म में विश्वास को दर्शाता है। यानी यहाँ पर विश्वास होता है कि इस तरह के जो आभूषण कपड़े हैं वो उसके साथ में दफनाएंगे तो उनका जो पुनर्जन्म होगा तो फिर वो एक धनाढ्य के रूप में उनका पुनर्जन्म होगा, उनके पास में संपत्ति, वैभव, कपड़े बहुत सारे होंगे, इस तरह की उनकी विश्वास होता था। तो ये आभूषण और कपड़ों के साथ में दर्शाने के जो साक्ष्य प्राप्त हुए कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए तो वो है आहड़ सभ्यता में। 7 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर, और वो है कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी जबकि आहड़ किस प्रकार की सभ्यता थी। यानी हमने कालीबंगा सभ्यता से संबंधित क्लास करवाई गई है, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, 50 बहुविकल्प क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से मैंने क्लास लगाई है और उसे नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता था। जो ऊपरी टीला था वो नगर के रूप में और या दुर्ग कहते थे, निम्न टीला था, निचले वाला टीला था पूर्व दिशा में, उसे नगर कहते थे। जबकि आहड़ सभ्यता को किस सभ्यता प्रकार की मानते हैं। और ये क्वेश्चन सिटी और राजस्थान पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिटी में भी पूछा गया और राजस्थान पुलिस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ए है नगरीय संस्कृति, बी है अर्धनगरीय संस्कृति, सी है पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति और डी है खानाबदोश संस्कृति। तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता को नगरीय सभ्यता मानते हैं जबकि आहड़ सभ्यता को किस तरह की, ग्रामीण सभ्यता मानते हैं। अगर हम देखें, आहड़ एक ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता थी, यानी मकान धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों से बने हुए थे और यहाँ बड़े संयुक्त परिवारों की प्रथा थी। एक ही मकान में 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। तो ये ग्रामीण सभ्यता के घर है वो दर्शाते हैं, एक ही आंगन में 6 चूल्हे जलते थे और संयुक्त परिवार की प्रथा थी। और दूसरी तरफ ये देखो नगरीय सभ्यता के रूप में जो ग्रिड पद्धति, यानी यहाँ से जो गंदा पानी है निकासी के लिए नालियां बनी होती थी लकड़ी की, जो कालीबंगा सभ्यता में दर्शाती है, और ग्रिड पद्धति से वो इसके घरे बने होते थे जो नगरीय सभ्यता को दर्शाती है। तो याद रखना है इनको दोनों को। तो नगरीय सभ्यता कालीबंगा, ग्रामीण सभ्यता आहड़ सभ्यता को दर्शाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ से प्राप्त बिना हत्थे वाले छोटे जलपात्र और विशिष्ट मन के किस देश के साथ इनके व्यापारिक संबंधों की ओर इशारा करते हैं। यानी जो आहड़ सभ्यता में बिना हत्थे के, यानी जिस तरह से पकड़ने के लिए जो डंडी होती थी, मग होता है, उस तरह के बिना हत्थे वाले जलपात्र और विशिष्ट मन के किस देश के साथ में व्यापारिक संबंधों की ओर इशारा करता है। क्योंकि जिस तरह के आहड़ सभ्यता में प्राप्त हुए थे ये जो जलपात्र, उसी तरह से अन्य जो देश था उनके साथ पास में भी थे। तो यानी दोनों के बीच में एक व्यापारिक संबंध था। जिस तरह से वहाँ से ये मर्दभांड है या फिर जो उपकरण है या जलपात्र है वो यहाँ आहड़ सभ्यता में आ गए। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉलेज लेक्चरर में और आरएस प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसके साथ में व्यापारिक संबंध था? ए है मिस्र के साथ में, बी है मेसोपोटामिया के साथ में, सी है ईरान के साथ में यानी पश्चिमी एशिया, और डी है चीन के साथ में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ईरान यानी पश्चिमी एशिया के साथ में। तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं, ईरान में जो प्राप्त हुए थे, इसी तरह के मर्दभांड है या फिर अन्य जो उपकरण थे वो आहड़ सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच में एक व्यापारिक संबंध था। तो आहड़ में ऐसे मिट्टी के बर्तन यानी बिना हत्थे वाले जलपात्र
और विशेष मन के मिले हैं, जिनकी डिजाइन है वो आज से 2000 ईस्वी पूर्व ईरान यानी पश्चिमी एशिया की कलाकृतियों से एकदम मेज खाती यानी मिलती जुलती है, और ये विदेशी व्यापार का एक मजबूत प्रमाण भी देता है। तो ये एक विदेशी व्यापार का मजबूत प्रमाण देता है, और विदेशी के साथ में किसके साथ में व्यापार होता था? ईरान यानी पश्चिमी एशिया में जो ईरान है। तो इस तरह के जलपात्र प्राप्त हुए थे, और हमारे आहड़ सभ्यता यहाँ भारत है, और यहाँ पर आप उदयपुर में देखोगे, और ये ईरान है यहाँ पर देखोगे आप। तो इनके साथ दोनों के साथ में व्यापारिक संबंध थे। तो ये कॉलेज लेक्चरर और RS प्री में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CT एग्जाम में लगभग ये 90% चांस है कि ये पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के लोग अनाज रखने के लिए बड़े मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? तो यानी आहड़ सभ्यता के लोग जो अनाज रखने के लिए बड़े मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, यानी अनाज उनमें डाला जाता था, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? यानी आहड़ सभ्यता में जो स्थानीय लोग हैं वो इसे क्या नाम देते थे? तो ये CT ग्रेजुएशन लेवल पर आया था, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये CT ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के आधार पर ये क्लास है, और पीछे के जो आहड़ सभ्यता के संबंधित आपके सिलेबस में भी आहड़ सभ्यता, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, उसी में आपको ये क्लास करवा रहा हूँ। तो CT ग्रेजुएशन लेवल पर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए है मटकी व कलश, बी है गोरे व कोठे, सी है ओवरी, डी है मर्दभांड। तो इसे किस नाम से पुकारते थे? तो वो है बी, गोरे व कोठे के नाम से। तो यानी गोरे और कोठे के नाम से जाना जाता था। इस तरह का पात्र होता था और इसमें अनाज रखा जाता था, तो इसे गोरे और कोठे कहते थे। यानी घरों में अनाज सुरक्षित रखने के लिए विशाल मर्दभांड यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं, और इन भंडारण पात्रों को स्थानीय मेवाड़ी भाषा में, किस भाषा में? मेवाड़ी भाषा में। यानी उदयपुर है वो मेवाड़ क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पर मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, और मेवाड़ी भाषा में यहाँ में गोरे और कोठे के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, इन मर्द भांडों को गोरे और कोठे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? और ये CT और थर्ड ग्रेड 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जो थर्ड ग्रेड हुई थी, और थर्ड ग्रेड में यानी रीट का एग्जाम 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है वो विकसित हुई थी? तो इसमें ए है चंबल नदी के किनारे, बी है बाणगंगा नदी के किनारे, सी है आयड़ या बेड़च नदी के किनारे, और डी है कांतली नदी के किनारे। तो आहड़ सभ्यता है वो किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? चंबल, बाणगंगा, आयड़ या बेड़च और कांतली नदी के किनारे। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है सी, आयड़ और बेड़च नदी के किनारे। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आयड़ और बेड़च ये जो दो नदियां आती है, और ये बनास की सहायक नदी है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये सभ्यता मिलेगी जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। और ये सभ्यता उदयपुर के पूर्व में बहने वाली आयड़ यानी बेड़च नदी के तट पर है, और आयड़ नदी आगे चल करके बनास नदी में मिल जाती है। तो किसकी नदी सहायक है? बनास नदी की, इसलिए इसे बनास संस्कृति का हिस्सा भी माना जाता है। तो इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं आहड़ सभ्यता को। और ये आयड़ या बेड़च नदी के किनारे, बनास नदी की जो सहायक नदी है उसके किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है अब, और 10 नंबर जो हमारे पास में क्वेश्चन है वह आहड़ सभ्यता के लोग ने गंदे पानी के निकास के लिए 10 से 15 फुट गहरे गड्ढे बनाए, उस वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता था? यानी आहड़ सभ्यता के लोग थे वो एक 15 से 20 फीट का गहरा गड्ढा कर लिया जाता था, उसमें कंकड़ पत्थर इस तरह डाल दिए जाते थे, फिर जो गंदा जल आता था उसके गड्ढे में चला जाता था, और फिर रिलीज करके वो एक शुद्ध जल में तब्दील हो जाता था, फिर पीने योग्य बनाया जाता था। तो वो किस विधि के नाम से जाना जाता है? तो ए है जलकुंड के नाम से, बी है चक्रकूप के नाम से, सी है बावड़ियाँ, और डी है टांका के नाम से।
तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो वो है बी, चक्रकूप के नाम से। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। उस वैज्ञानिक विधि को चक्र विधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब गंदा जल उसमें जाता है तो फिर वो साफ होकर के फिल्टर होकर के बाहर निकलता है, तो वो एक चक्कर के रूप में जल घूमता रहता है, तो इसलिए इसे चक्रकूप के नाम से यानी कूप यानी कुंड के या कुएं के नाम से जाना जाता है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इस तरह का गड्ढा खोद लिया जाता है और उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी इसमें डाल दी जाती है। फिर ऐसे ही कोई गंदा जल इसमें आता है और रिस करके फिर ये नीचे जाता है और फिर ये एक शुद्ध जल में तब्दील हो जाता है। ठीक है ना। तो अहाड़वासी साफ सफाई के प्रति जागरूक थे और घरों का गंदा पानी निकालने के लिए वे बाहर से 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे खोदते थे और पानी इसमें गिर करके जमीन द्वारा सोख लिया जाता था, और इतिहास में इसे किस नाम से, चक्रकूप या फिर सोखता गड्ढे के नाम से जाना जाता है। यानी वो सोख लिया जाता है जल, इसलिए सोखता गड्ढा के नाम से। जल है वो एक चक्र के रूप में चला जाता है, तो इसलिए इसे चक्रकूप के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, चक्रकूप के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन रीड यानी 3rd ग्रेड टीचर में है, वो क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन कौन सा इन चारों में से। ए है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बी है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, सी है धातु का काम इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था, डी है यहाँ से रंगाई और छपाई के ठप्पे मिले हैं। तो इसमें से गलत कौन सा है। तो अगर इन चारों में देखें तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे क्योंकि भट्टियां प्राप्त हुई, सही है। चावल से परिचित नहीं थे, परिचित थे ये लोग, यानी ये लोग कृषि भी करते थे चावल की। धातु का काम इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था, सही है। यहाँ पर रंगाई और छपाई के ठप्पे भी मिले हैं, तो ये गलत है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये परिचित थे। यानी आहड़ सभ्यता के लोग ज्वार के साथ साथ में चावल की खेती भी करते थे, तो उससे परिचित थे। और ये तांबा गलाने की भट्टियां और रंगाई छपाई की व्यवस्था यानी ठप्पे या छापे भी उपयोग करते थे। तो इस तरह के ठप्पे हैं वो प्राप्त हुए हैं, जो कपड़ों पर ठप्पे लगाए जाते थे, इस तरह से तांबा गलाए जाते थे। ज्वार के साथ में चावल की भी इस तरह की कृषि होती थी। तो आहड़ सभ्यता में बी ये गलत है, ये लोग परिचित नहीं थे, ये लोग परिचित थे। और ये RS प्री में और CT में पूछा गया, और RS प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं, यानी आहड़ सभ्यता थी और आहड़ सभ्यता को जो स्थानीय लोग थे वो किस नाम से है वो पुकारते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, धूलकोट के नाम से पुकारते थे। तो इसका सी करेक्ट आंसर है, धूलकोट के नाम से। और ये 3rd ग्रेड में और जैन 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और CT 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो धूलकोट के नाम से जान सकते हैं। प्राचीन काल में इसे ताम्रवती नगरी के नाम से, 10वीं और 11वीं शताब्दी में आगाटपुर और आगाटदुर्ग के नाम से, और वर्तमान में इसे धूलकोट यानी धूल का एक टीला, इसलिए इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के उत्खनन में बस्तियों यानी जो निवास करते थे वहां पर के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं। ए में है 4 स्तर, बी में है 6 स्तर, सी में है 8 स्तर और डी में है 10 स्तर। तो कितने स्तर प्राप्त हुए हैं, तो वो सी है करेक्ट आंसर, 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। तो आहड़ सभ्यता में के उत्खनन में बस्तियों के निवास स्थल में कितने स्तर प्राप्त हुए हैं, तो वह 8 स्तर में। अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हो, एक स्तर पहले सबसे प्राचीन, फिर उसके बाद में ये, यानी क्योंकि यहाँ पर भूकंप की स्थिति होगी या फिर बाढ़ की स्थिति आ गई तो वो बस्तियाँ उजड़ जाती थी, फिर दोबारा बस जाती थी, उजड़ जाती बस जाती। इस तरह से ये 8 स्तर में यहाँ पर उत्खनन है वो किया गया, और अलग अलग समय में अलग अलग उत्खनन का कार्य हुआ है, और अलग अलग समय में अलग अलग यहाँ पर वस्तुएं प्राप्त भी हुई हैं। और उत्खनन में यहाँ पर 8 स्तर मिले हैं, और प्रमाणित करता है कि यह बस्ती प्रारंभ में 18वीं सदी तक प्राकृतिक कारणों यानी भूकंप और बाढ़ से कई बार बसी और उजड़ी है। यानी प्राकृतिक बाढ़ आ गई या फिर भूकंप की स्थिति होने की वजह से ये बस्ती
उजड़ गई और उसके बाद में दोबारा बसी, फिर उजड़ गई, फिर दोबारा बसी। इस तरह से 8 स्तर इसमें प्राप्त हुए हैं। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने स्तर प्राप्त हुए हैं, तो 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आहड़ सभ्यता में मकानों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? यानी आहड़ सभ्यता में मकानों का जब निर्माण होता था, बनाए जाते थे, उस समय किस सामग्री का उपयोग होता था? ए है, और ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर और वीडियो में दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पक्की ईंटें और सीमेंट का उपयोग, बी में धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें और पत्थर का उपयोग, सी में है केवल लकड़ी और बांस का उपयोग, डी में है केवल पक्की ईंटों का उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें और पत्थर का उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से धूप में सुखाई गई ये ईंटें होती थी, नीम में इस तरह से भरा जाता था। फिर छत होती थी, वो कचरे की, घास फूस की और लकड़ियों की बनाई होती थी। तो आहड़ एक पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। नीम मुलायम काले पत्थर से भरी जाती थी। दीवारें धूप में सुखाई गई कच्ची मिट्टी की ईंटें से होती थी, और छतें थी वो बांस और घास फूस से बनी होती थी। तो याद रखना, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और वीडियो में क्वेश्चन पूछा है। तो धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें और पत्थर से यहाँ पर इनके मकान है, घर है, वो बने होते थे, इसलिए इसे ग्रामीण बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के एक ही मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हे मिलना किस सामाजिक व्यवस्था का संकेत है? यानी आहड़ सभ्यता में एक ही मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हे प्राप्त हुए हैं, और उन चूल्हे में किस सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं? और ये क्वेश्चन ग्राम सेवक और सीटी में पूछा गया है। यानी ग्राम सेवक का जो एग्जाम हुआ था, जो वीडियो, उसमें, और सीटी के एग्जाम दोनों में पूछा गया है। ए है एकल परिवार प्रथा, बी है संयुक्त परिवार या फिर सामूहिक भोजन प्रथा, सी है बलि प्रथा, और डी है धातु गलाने का कारखाना। तो अगर इसके 4 से 6 बड़े चूल्हे प्राप्त होने की सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत करता है, तो इसका बी करेक्ट आंसर है संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन व्यवस्था। तो इस तरह से 6 चूल्हे या 4 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे। तो ऐसा प्रतीत होता है एक ही घर में, एक ही आंगन में, तो ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर लोगों का जो समूह होता था, परिवार के सदस्य थे, वो ज़्यादा थे। तो इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर अलग अलग है वो खाना बनाया जाता था, क्योंकि एक चूल्हे पर इतने सदस्यों का भोजन नहीं पकाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 4 से 6 चूल्हे हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर 4 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे एक साथ में, और ये आहड़ में संयुक्त परिवार के साथ रहते थे, और विवाह अवसरों पर सामूहिक भोजन बनता था। यानी कोई अनुष्ठान होता था या विवाह प्रोग्राम होता था, तो यहाँ पर सामूहिक भोजन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़वासी मृतकों को दफनाते समय उनका सिर सामान्यतः किस दिशा में रखते थे? यानी जब आहड़ सभ्यता में महिला हो या पुरुष हो, उसका जब अंतिम संस्कार किया जाता था या दफनाते थे, उस समय उसका सिर किस दिशा की ओर करते थे? और ये राजस्थान की सीटी ग्रेजुएशन लेवल पर क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है। ए है पूर्व दिशा की ओर, बी है पश्चिम दिशा की ओर, सी है उत्तर दिशा की ओर, और डी है दक्षिण दिशा की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उत्तर दिशा की ओर। यानी नॉर्थ की ओर, उत्तर दिशा की ओर इसके सिर होते थे, और इनके पैर हैं वो दक्षिण दिशा की ओर होते थे। परंतु हमारी जो संस्कृति है वो अलग है। हम सिर है वो दक्षिण दिशा की ओर करते हैं, पैर है वो उत्तर दिशा की ओर करते हैं, और हमारी संस्कृति से उल्टा है, वो आहड़ सभ्यता में इस तरह के लोग दफनाते थे। तो आहड़वासी शवों को गाड़ते थे, यानी जमीन में गाड़ते थे, यानी बूरते थे, हमारी भाषा में कहते हैं ना बूरना। तो गड्ढा खोद दिया जाता था और उसके अंदर लेटा दिया जाता था। उनका सर है वो उत्तर दिशा की ओर, और उनके पैर है वो दक्षिण दिशा की ओर। और शव का मस्तक यानी सर है उत्तर तरफ और पैर दक्षिण की तरफ रखते थे।
शवों के साथ है आभूषण भी दफनाए जाते थे और ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास भी करते थे। तो इनके चारों ओर या गले में या पैरों में हाथों में है वो उनके आभूषण है वो पहना दिए जाते थे और ये लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास से करते हैं, इसलिए ऐसा करते थे। नए कपड़े उनके साथ में दफनाते थे, उनके साथ साथ में जो आभूषण बने होते थे तांबे के थे उस समय, और इसलिए इसे ताम्र संस्कृति के लोग जान जाते हैं सभ्यता को। तो यानी तांबे के जो आभूषण बने थे वो भी उनके साथ में ही दफना दिए जाते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आहड़ सभ्यता की खुदाई में किस धातु के सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं जिसके कारण इसे एक विशिष्ट नाम दिया गया है? तो यानी आहड़ सभ्यता की जब खुदाई हुई थी और खुदाई में सर्वाधिक मात्रा में जो उपकरण बने हुए थे वो किस धातु के बने हुए थे? तो ए है लोहा के, बी है तांबा के, सी है कांसा के और डी है सोना के। और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उस समय ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें है तांबा। तो यहाँ पर जो कुल्हाड़ी प्राप्त हुई या अंगूठी जो प्राप्त हुई थी वो किसकी बनी हुई थी? तांबे की बनी हुई। तो इसलिए बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में क्या प्राप्त हुआ था? तांबे के उपकरण मिले हैं। अरावली क्षेत्र में तांबे की खदानें होने के कारण यहाँ तांबा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं और इसी प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा तांबे की वस्तु ये प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में उसने पूछा भी ये है। और ये मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सिटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो 12th लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, या फिर राजस्थान की जो LDC है, पुलिस एग्जाम है, अग्निवीर है, या वीडियो है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, पटवार है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, आहड़वासी मुख्य रूप से किस खाद्यान्न फसलों की कृषि से भली भांति परिचित थे? तो आहड़वासी मुख्य रूप से किन खाद्यान्न फसलों से परिचित थे? ए है केवल गेहूं से, बी है केवल चावल से, सी है गेहूं जो ज्वार और चावल से, डी है बाजरा और मक्का से। तो किस फसल से ये लोग परिचित थे खाद्यान्न फसलों के रूप में? तो इसका करेक्ट आंसर आता है वो है सी, गेहूं जो ज्वार और चावल। तो इस फसल से ये लोग पूरी तरह से क्या थे? परिचित थे। तो गेहूं जो ज्वार और चावल की जो फसल थी उन चारों फसलों से ये लोग परिचित थे। तो गेहूं से परिचित थे, जौ से परिचित थे, ज्वार से परिचित थे और चावल की फसल से भी ये परिचित माने जाते हैं। तो ये लोग कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी करते थे और दोनों पर ये लोग निर्भर थे। और प्राप्त साक्ष्यों और बड़े बर्तनों जैसे गोरे और कोठे में बड़े सिलपट्टों से यह स्पष्ट होता है कि ये लोग इन चारों फसलों की खेती है वो प्रमुखता से करते थे। तो यहाँ पर सिलपट्टे भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर ये लोग कृषि भी इन चारों फसलों की मुख्य रूप से करते थे। और ये क्वेश्चन सिटी जो 12th लेवल है उसमें पूछा गया था और पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन है पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में विकसित बनास संस्कृति का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सी सभ्यता थी? यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो सभ्यता विकसित हुई थी और इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो सबसे प्रमुख केंद्र कौन सी सभ्यता मानी जाती है जिसे बनास संस्कृति भी कहते हैं? और ये क्वेश्चन राजस्थान कांस्टेबल पुलिस में और SI एग्जाम में पूछा गया है, दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। ए है बेराट सभ्यता, बी है आहड़ सभ्यता, सी है गणेश्वर सभ्यता और डी है सुनारी सभ्यता। तो बनास संस्कृति के नाम से प्रमुख रूप से किस सभ्यता को जाना जाता था? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बी, आहड़ सभ्यता को। तो आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता था। आहड़ है या आयड़ नदी के तट पर विकसित हुई
जो आगे चल करके बनास नदी में मिल जाती है। और आप देख सकते हैं ये आहड़ सभ्यता है, या आयड़ या बेड़च नदी और आगे बनास में मिल जाती है। और यहाँ पर इसके तट पर है आहड़ सभ्यता बनी हुई है। और आहड़ और उसके आसपास मिले अन्य 90+ पुरास्थलों जैसे गिलुंड है या बालाथल है में पूरे समूह को ही बनास संस्कृति का नाम दिया गया है। तो यानी गिलुंड सभ्यता है, बालाथल सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, ये सभी सभ्यताएं जो बनास नदी के किनारे या उसके आसपास पनपी थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान पुलिस में और एसआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। इस क्लास में हम आहड़ सभ्यता से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन किया है विस्तार से। जो चारों विकल्प थे उनके बारे में, उसके बाद में उसकी थ्योरी के बारे में और उससे नए क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको थ्योरी के रूप में बताया, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये एग्जाम कब कब पूछे गए थे उसमें भी मैंने आपको विस्तार से बताया है। तो आप इस क्लास को सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको ये आप शेयर कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ तहे दिल से सभी मेरे प्यारे रसगुल्लों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।